अभिमन्यु रोशनी को किसी तरह भरूच से बचा लेता है और उसे दूसरी जगह पर ले आता है। वहाँ जब रोशनी को होश आता है तो वह उससे कहता है कि आखिर क्या वजह है कि वह अपने पति से इस तरह से भाग रही है, और वह ठीक से उससे भाग भी तो नहीं पा रही है क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो वह उसे बताए, वह उसकी मदद करेगा, वह पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। रोशनी चुपचाप उसके चेहरे पर देख रही होती है। अभिमन्यु कहता है, कम से कम तुम अपने बारे में नहीं तो अपने इस बच्चे के बारे में तो सोचो। कहाँ लेकर इसे दर दर भटकती रहोगी और उस इंसान से क्यों डरोगी तुम? आखिर तुम्हें भी हक है खुलकर जीने का। बताओ क्या बात है? मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। रोशनी की आंखें वापस से भर जाती हैं। वह अपने आंसुओं को पोंछकर कहती है, आपने पहले ही मेरी बहुत मदद कर दी है। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मुझे किसी को कोई सजा नहीं दिलवानी है। मैं अपने बच्चे के साथ कहीं दूर चली जाऊंगी। अच्छा, तुम दूर चली जाओगी और वह तुम्हें जाने देगा? उसके नाम से तुम कांपने लगती हो। तुमसे खुद को संभाला नहीं जाता, बच्चे को कैसे संभालोगी? क्यों जिद कर रही हो? क्यों सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रही हो? बताओ तो आखिर वजह क्या है इस तरह भागने की? अभिमन्यु थोड़े गुस्से में बोलता है। रोशनी का इस तरह से कहना, घबराना उसे गुस्सा दिला रहा होता है, जबकि वह उसे मदद की पूरी उम्मीद दे रहा है। उसके बाद भी अपनी ही बात पर अड़ी हुई होती है और यहाँ से जाने की बात कर रही है। क्यों? मैंने आपसे किसी तरह की कोई उम्मीद की है? मैंने आपसे कुछ भी मदद मांगी है? नहीं ना। फिर क्यों आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं? आपने मेरे लिए जो करना था कर दिया। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी ज़िंदगी है और मैं इसे अपने हिसाब से मैनेज कर लूँगी। प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे अकेले। रोशनी भी थोड़ी तेज आवाज़ में बोलती है। वह उठकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो अब मन्नू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वैसे सच कहूँ ना तो मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि इस बच्चे पर तरस आ रहा है कि उसकी माँ इतनी कमज़ोर है। सिचुएशन से भागना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। अभी के अभी तुम यहाँ चुपचाप बैठोगी और मुझे बताओगी कि आखिर क्या वजह है कि तुम अपने पति से इस तरह से भाग रही हो। वरना अगर तुम मुझे नहीं बताओगी और मैं अपने हिसाब से कुछ करूँगा तो शायद तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम बढ़ेगी। रोशनी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है। अभिमन्यु वापस से वैसे ही गुस्से से कहता है, हाँ, तुम्हारे पति के बारे में इंफॉर्मेशन है मेरे पास। वह कहाँ रहता है, क्या करता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। और अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो फिर मैं पुलिस को कॉल करूँगा कि उसकी वाइफ उससे डर रही है, घबरा रही है, भाग रही है। फिर जब पुलिस तुमसे सवाल करेगी तब तुम उसका जवाब देना, और अगर जवाब नहीं दे पाओगी तो तुम्हारा पति तुम्हें अपने साथ लेकर चला जाएगा। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ देते? मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ लूँगी। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे। और अगर आपको सच में किसी की मदद करने का शौक़ है तो फिर किसी और की मदद कर दीजिए। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, उनकी मदद कर दीजिए। लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए प्लीज़। रोशनी आंखों में आंसू लिए बोलती है। अभिमन्यु गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींच लेता है। वह रोशनी को कुछ कहने के लिए उंगली दिखाता है, लेकिन फिर वह उससे कुछ नहीं कहता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। तभी रोशनी का बच्चा रोने लगता है और वह उसे गोद में लेकर शांत करने की कोशिश करने लगती है। अभी को रोशनी की बातों से गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को शांत रखता है। वो वहां रखा टेबल से पानी उठाकर पी लेता है और वही सोफे पर बैठ जाता है। रोशनी अपने बच्चे को लेकर उसे शांत करा रही होती है और एक बार वो अभी की तरफ देखती है जो कि अपने सिर पर हाथ रखे हुए बैठा हुआ होता है। रोशनी को भी कहीं ना कहीं बुरा तो लग रहा होता है कि अभी जो उसकी इतनी मदद कर रहा है और उसने उसे इस तरह से बोल दिया, लेकिन फिर वह अपने मन में कहती है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी वजह से परेशान हो और मुसीबत में पड़े, क्योंकि जो भी मेरी मदद करेगा वरुण सबको परेशान करेगा। दोनों के बीच काफ़ी देर तक ऐसे ही सन्नाटा रहता है। तभी दोनों एक साथ ही अपनी नज़रें ऊपर करते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। काफ़ी देर दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। अभी अचानक से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और रोशनी के पास जाता है। रोशनी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह इस तरह से उसके पास क्यों आया है। वो चुपचाप बस उसके चेहरे को देखने लगती है। अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हो ना? अभी थोड़ी कड़क आवाज में कहता है। रोशनी उसकी तरफ देखते हुए बस हाँ में सिर हिला देती है। तो बस इसी बच्चे की खातिर पूछ रहा हूँ, प्लीज बता दो।
अभिमन्यु थोड़े नॉर्मल आवाज में कहता है। रोशनी कुछ बोलना चाहती है तो अभी उसके सामने हाथ आगे करके कहता है, ये गुस्सा जो मुझे दिखा रही हो ना, ये मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उस इंसान को दिखाने की ज़रूरत है जिसने तुम्हें हर्ट किया है, जिसके नाम से तुम्हारी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि तुम ढंग से खड़ी नहीं हो पाती हो। कभी सोचा है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो इस बच्चे का क्या होगा? क्या यह प्यार उसे मिल पाएगा जो तुम उसे दोगी? रोशनी चुपचाप बस अभिमन्यु के चेहरे पर देखकर उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही होती है। अभी वहीं उसके पास बैठ जाता है और कहता है, प्लीज बता दो ना, क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? रोशनी की आंखें भर जाती हैं। वह आंखें बंद करती है और फिर अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहती है, आज तक हर रिश्ते में मुझे सिर्फ धोखा ही मिला है, और जिस रिश्ते को मैंने अपनी जिंदगी मानी उस रिश्ते में भी मुझे धोखा ही मिला है। मतलब तुम्हारे पति ने तुम पर चीट किया है? अभी के मुंह से बस अचानक ही निकल पड़ता है। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। तो तुम उससे भाग क्यों रही हो? तुम्हें उसे किए की सजा देनी चाहिए ना। अभिमन्यु की आवाज में काफी गुस्सा होता है। मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ कि मैं उससे कोई सजा दे सकूं। रोशनी अभी से अपनी नजर चुराते हुए कहती है, ऐसा तुम्हें लगता है? तुम बस एक बार कहो, मैं उसे सजा जरूर दिलवाऊंगा। क्या किया है उसने? वैसे उससे एक मुलाकात में मुझे यह तो समझ में आ गया कि उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। उसे सिर्फ बच्चे की फिक्र है। यही बात है ना? अभिमन्यु अपनी बातें पूरी करके रोशनी की तरफ देखकर उसके जवाब का इंतजार करने लगता है। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। अभी कहता है, सब कुछ जानने के बाद भी तुम चुप हो और उसके लिए सोच रही हो। प्यार किसी से करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी गलतियों को माफ कर देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें उसकी गलतियों को माफ नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं उसकी गलतियों को माफ नहीं कर रही हूँ। दरअसल बात यह है कि रोशनी चुप हो जाती है। अभी उसके चेहरे पर देखने लगता है। रोशनी अपने मन में कहती है, नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ? अभी ये मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब इन्हें पता चलेगा कि ये बच्चा मेरा नहीं है तो ये कभी भी मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। और अगर पुलिस के पास चले गए तो पुलिस भी कभी भी मेरी बात का भरोसा नहीं करेगी। वह मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर देगी और यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं, मैं ये सच्चाई कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी कि ये बच्चा मेरा नहीं है। डरो मत, बताओ क्या हुआ? अभी एक बार फिर से उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है। रोशनी कहती है, दरअसल वरुण पहले से शादीशुदा थे और उसने मुझे बताया नहीं था, और उन्हें बस बच्चा चाहिए था। उनको मेरी कोई फिक्र नहीं है। ये सुनते ही अभिमन्यु काफी गुस्से से भर जाता है और कहता है, इतना बड़ा सच पता होने के बाद भी तुम ऐसे इंसान से डर कर भाग रही हो? तुम्हें तो उसे सजा देना चाहिए। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। रोशनी तुरंत अभिमन्यु का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं प्लीज, मैं उनसे इस सब तरह से नहीं उलझना चाहती हूँ। मैं सब कुछ लीगली करना चाहती हूँ। अभिमन्यु उसके चेहरे पर देखने लगता है तो रोशनी अपना सिर हिलाती है। अभिमन्यु कहता है, इसलिए तुम एडवोकेट के बारे में पता करने को कह रही थी? रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। अभिमन्यु कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और कुछ सोचकर फिर कहता है, और तुम्हारी फैमिली, क्या उनको इन सब के बारे में नहीं पता है? और क्या वह तुम्हारी इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? रोशनी अपने होठों को हल्का टेढ़ा करते हुए मुस्कुराती है और कहती है, फैमिली, फैमिली क्या होती है मुझे पता ही नहीं है। तो फिर कैसा सपोर्ट? और क्या कुछ कहना उनका? अभिमन्यु की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वह कहता है, ये क्या कह रही हो? फैमिली नहीं है? मतलब कोई तो होगा ना तुम्हारा? रोशनी अपना सिर नामे हिलाते हुए कहती है, नहीं, कोई भी नहीं है मेरा। जब 5 साल की थी, माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई, और उनके जाने के बाद पापा कहाँ गए आज तक नहीं लौटे मेरे पास। मुझे चाचा चाची के पास अकेला छोड़कर चले गए, और मैं सिर्फ उनके लिए एक घर की नौकरानी के बराबर थी। जब मैंने उनको बताया कि मेरे साथ इस तरह से धोखा हुआ है तो उनके लिए अजीब नहीं लगा, क्योंकि वह सब कुछ पहले से जानते थे। उन्होंने पैसे लिए और मुझे मेरी हाल पर छोड़ दिया। रोशनी की आवाज़ में कंपन होती है और उसकी आंखें लाल हो चुकी होती है। वह अपने दर्द को छुपाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वह नहीं रोक पा रही होती है अपने आप को। वो माँ की चादर को मजबूती से पकड़े हुए अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अभी उसको इस तरह से देखता है तो फिर कुछ भी नहीं कहता। वह अपने मन में कहता है, कैसे सहा होगा सब कुछ, तभी उसके नाम से इतनी डर जाती है। और कभी किसी का अपनापन भी तो मिला ही नहीं है। और मैं भी कैसा हूँ, मैंने भी सारे दर्द को कुरेल दिया।
वो रोशनी को कुछ देर ऐसे ही रहने देता है। वो जब थोड़ी शांत होती है तो अभी की तरफ देखकर कहती है, अब तो आप सारी बातें जान चुके हैं, प्लीज अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और चले जाइए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां झेली हैं और आगे भी परेशानियां झेल लूंगी। अभिमन्यु कहता है, सॉरी, मैंने तुम्हारी तकलीफ को एक बार फिर से उड़ेल दिया है, लेकिन मैं तुम्हें अकेले तो नहीं छोड़ूंगा। और ये सारी सच्चाई जानने के बाद तो और नहीं, तुम अपने पति को सजा नहीं दिलवाना चाहती क्योंकि तुम उसे किसी हद तक अपनी लाइफ में शामिल नहीं करना चाहती हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करूंगा और ये भी नहीं कहूंगा कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं चाहूंगा कि तुम इस बच्चे को लेकर कहीं भी मत जाओ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो प्लीज। रोशनी उसकी तरफ फिर से हैरानी से देखने लगती है। अब मन्नू कहता है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, आई प्रॉमिस। जैसे ही तुम्हारे एडवोकेट के बारे में पता चलेगा मैं एक दिन भी तुम्हें अपने घर पर नहीं रोकूंगा, लेकिन इस बच्चे की खातिर मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज मेरे साथ चलो। रोशनी कुछ सोचने लगती है, तभी उसकी नज़र उसके बच्चे पर जाती है और वह अपने मन में कहती है, शायद ये मुझे ठीक कह रहे हैं। अपने बच्चे की खातिर कुछ दिन के लिए मुझे उनकी मदद ले लेनी चाहिए। अभिमन्यु कहता है, क्या सोच रही हो? मैं जानता हूँ किसी अजनबी पर इस तरह से भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन ठीक है, मैं आपके साथ घर चलूंगी। रोशनी उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती है। अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो कहता है, ठीक है, फिर मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ और फिर घर पर लेकर चलता हूँ। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। अभिमन्यु रोशनी को लेकर अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे कुछ याद आता है और कहता है, आप अपने लिए और अपने बच्चे के लिए कुछ कपड़े और ज़रूरी की चीज़ें ले लीजिए ताकि आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए अपने लिए कुछ। वह लोग मॉल में आ जाते हैं। वहाँ पर रोशनी अपने बच्चे के लिए कुछ कपड़े ले लेती है और कुछ खुद के लिए भी, और फिर वह वहाँ से अभी के साथ उसके घर आने के लिए निकल जाती है। रोशनी के मन में कई तरह की बातें चल रही होती हैं। वह अपने आप से कहती है, कहीं मैंने यह फैसला लेकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना। मैं किसी के परिवार में इस तरह से जा रही हूँ, कहीं मेरी वजह से इन्हें और परेशानी का सामना ना करना पड़े। अभी बिना कुछ सोचे हुए, बिना अपनी माँ के बारे में सोचे हुए रोशनी को यहाँ लेकर तो आ गया है, लेकिन जब वह अपने घर के दरवाजे पर आता है तब एक पल के लिए वह भी सोच में पड़ जाता है। एक बार वह अपने आलीशान घर की तरफ देखता है और दूसरी बार रोशनी के चेहरे पर, और फिर यह सोचने लगता है कि वह अपनी माँ को कैसे कन्विंस करेगा। लेकिन फिर जब रोशनी के चेहरे की घबराहट को देखता है तो कहता है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस घर में बहुत से लोग हैं, आइए। वह रोशनी को लेकर जब अपने घर के अंदर आ रहा होता है तभी रितु जी तेज आवाज में कहती हैं, वहीं रुक जाओ। रोशनी और अभिमन्यु हैरानी से एक दूसरे के चेहरे पर देखने लगते हैं और फिर वह लोग सामने गुस्से से खड़ी रितु जी के चेहरे पर देखने लगते हैं। अभिमन्यु अपनी माँ के चेहरे पर देखता है और फिर घबरा रही रोशनी के चेहरे पर, और फिर वह अपनी माँ की तरफ एकटक देखने लगता है, जो कि गुस्से में अभी की तरफ कम और रोशनी की तरफ ज़्यादा घूर रही होती हैं। माँ पर पूरा सन्नाटा पसर जाता है। अभिमन्यु हैरान निगाहों से अपनी माँ की तरफ देख रहा होता है। रोशनी अपने हाथों में अपने बच्चे को लिए हुए कभी अभिमन्यु की तरफ तो कभी गुस्से में खड़ी रितु जी को देख रही होती है। उसे समझ में नहीं आता कि उन्होंने उसे इस तरह से क्यों गुस्से में दरवाजे पर रोका है। इंद्राणी, इंद्राणी, रितु जी तेज आवाज में अपने घर की एक सबसे पुरानी हाउस हेल्प को आवाज लगाती है। वो तुरंत वहां पर आती है और कहती है, जी मैडम, तुम्हारे अभिभावक अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर आए हैं, दरवाजे पर खड़े हैं, उनके स्वागत की तैयारी करो। रितु जी दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए इंद्राणी जी को कहती हैं। वह हैरानी से दरवाजे पर खड़े अभी और उसके साथ खड़ी एक लड़की और बच्चे को देखने लगती हैं। अभी भी जब ये सुनता है तो वह भी हैरान हो जाता है। रोशनी अब मन्नू के चेहरे पर देखने लगती है। अभी अपना सिर नामे हिलाते हुए कुछ कदम अंदर बढ़ाने की कोशिश करता है तो रितु जी वापस से उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, मैंने कहा ना वहीं रुको। वैसे भी तुम्हें मुझसे बहुत शिकायतें रहती हैं ना। अगर मैंने तुम्हारी वाइफ का वेलकम नहीं किया तो तुम्हें यह शिकायत भी रहेगी। और इंद्राणी, तुम यहाँ खड़ी क्या हो? जाओ जाकर इनके स्वागत की तैयारी करो, जो भी फूल माला थाली होती है लेकर आओ। मम, एक बार मेरी बात तो सुनिए प्लीज।
आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। यह मेरी अभी थोड़ा परेशान सा अपनी माँ को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा होता है। अभी मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। तुम्हें जो भी सफाई देनी होगी वह तुम आराम से दे देना, मैं नहीं रोकूंगी। रितु जी उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती हैं। इंद्राणी जी जल्दी से पूजा की थाली लेकर वहां पर आ जाती हैं और रितु जी के चेहरे पर देखने लगती हैं। वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर पूजा की थाली को ले लेती हैं और दरवाजे पर जहाँ अभिमन्यु और रोशनी खड़े होते हैं वहां चली जाती हैं। वह उनकी एक बार आरती करती हैं और उसके थाल में रखे फूलों और अक्षत को उनके ऊपर डालती हैं और थाली को वापस इंद्राणी जी के हाथों में दे देती हैं। अभिमन्यु और रोशनी दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे होते हैं। रितु जी उनकी तरफ देखकर कहती हैं, अब अंदर आओ। वैसे अगर मैंने कुछ गलत कर दिया हो तो अपनी मम को माफ कर देना। यह बोलकर वह जाकर सोफे पर बैठ जाती हैं। उनके चेहरे पर काफी गुस्सा होता है जिसे वह दिखा तो नहीं रही होती हैं, लेकिन अभिमन्यु सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ रहा होता है। वो जाकर अपनी मम के पास बैठ जाता है और उनका हाथ पकड़कर कहता है, मम मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ, आप जो भी समझ रही हैं। रितु जी उससे अपना हाथ छुड़ा लेती हैं और कहती हैं, तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत रही है, हमेशा रही है और आज भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी लाइफ में कोई अहमियत ही नहीं रखती। तुम मुझसे इतनी बड़ी बात, मैंने कितनी बार कहा तुमसे कि शादी कर लो, कोई पसंद है तो बता दो, लेकिन तुमने हमेशा इस बात को इनकार किया और बिना मुझे बताए शादी कर ली और आज अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ यहाँ आए हो। अभी क्या मैं तुम्हारी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू नहीं रखती हूँ? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं अपने बच्चे की लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजन का पार्ट नहीं बन सकती? उनकी आंखों में नमी आ जाती है जिसको देखकर अभी को बुरा लगता है, क्योंकि कभी भी वह नहीं चाहता कि उसकी मम को उसकी वजह से कोई भी तकलीफ हो और आज एक गलत फहमी की वजह से उसकी मम इस तरह से दुखी है। अभी काफी परेशान होकर कहता है, मम आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? एक बार मेरी बात तो सुनिए, मुझे कुछ कहने का मौका तो दीजिए। रितु जी गुस्से से खड़ी हो जाती हैं और तेज आवाज में कहती हैं, क्या सुनूं मैं? हाँ, यह सब कुछ होने के बाद कुछ सुनने के लिए और समझने के लिए बचा हुआ है क्या? तुम इस लड़की को लेकर आए हो, यह झूठ है। या इसके हाथ में जो बच्चा है वह झूठ है। या यहाँ जो मेडिकल फाइल है जो तुम हॉस्पिटल में भूल गए थे और अभी कुछ समय पहले ही मेरे हाथों में मिला है और वहां से मुझे पता चला है कि मेरे बेटे ने शादी कर ली है और उसका एक बच्चा भी है। ये झूठ है क्या? अभी तुम मुझे क्या समझाओगे? बोलो, इन सब में कुछ समझा सकते हो तो मुझे समझाओ। अब मन्नू भी इरिटेट होते हुए कहता है, मम प्लीज आप मुझे कुछ बोलने का मौका तो दीजिए, मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ। रितु जी कहती हैं, कुछ भी समझाने के लिए और बताने के लिए नहीं है अब, और मैं कुछ सुनना और समझना भी नहीं चाहती हूँ। तुम्हारी खुशी थी, तुमने मुझे नहीं बताई, अब तुम्हें लगा कि शायद मुझे बता देना चाहिए, इसलिए तुम इसे लेकर यहाँ पर आ गए। ठीक है, आई एम हैप्पी बेटा, तुम जानते हो कि तुम्हारी खुशी में ही मैं खुश हूँ, तो अब कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है और मैं अभी कुछ भी बहस नहीं करना चाहती। बहुत इंपॉर्टेंट डील के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, तो मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती। हाँ, बस थोड़ा सा तकलीफ यह है कि खैर अब इसका भी क्या मतलब है। यह बोलकर रितु जी रोशनी को लगभग घूरते हुए वहां से चली जाती हैं। अभी अपने सर पर हाथ रख लेता है और कहता है, जब भी कुछ सही करने की कोशिश करता हूँ तो वह गलती हो जाता है। मम ये क्या समझ रही हैं? मैंने तो ये सोचा था कि उन्हें किस तरह से कन्विंस करूंगा और यहाँ आकर तो एक अलग ही रायता फैला हुआ है। उन मेडिकल फाइल को देखकर वह गुस्से में वहां सोफे पर हाथ मारता है जिससे रोशनी थोड़ी सी घबरा जाती है। वह अभी भी वहां दरवाजे पर ही अपने बच्चे को गोद में लिए हुए खड़ी थी। इंद्राणी जी मुस्कुराते हुए रोशनी का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, आप इस घर की बहू हैं, इस तरह से क्यों दरवाजे पर खड़ी है? रोशनी उनके चेहरे पर देखकर अपना सिर नामे हिला रही होती है तो इंद्राणी जी कहती हैं, अभी बाबा आप ही कहिए ना, ये तो अंदर आ ही नहीं रही है। अब मनु रोशनी की तरफ देखकर कहता है, प्लीज अंदर आ जाओ, अब वहाँ खड़े रहने का क्या मतलब है, आकर बैठो यहाँ। रोशनी जाकर वहाँ सोफे पर बैठ जाती है। इंद्राणी जी कहती हैं, मैं आप लोगों के लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। वह भी वहाँ से चली जाती हैं। तभी अब मन्नू का फ़ोन बजता है। वह कॉल रिसीव करता है तो उधर से कहते हैं, सर मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपके पेपर्स आपको मिल गए हैं ना? वह आप वहाँ से निकल गए
और आपकी वाइफ की मेडिकल फाइल्स यहीं पर रह गई थी। हमने आवाज़ दिया लेकिन आपने सुना नहीं, तो इसलिए हमने आपके घर पर भिजवा दिया। जब हम देने आए तब आप घर पर नहीं थे, इसलिए वह आपकी माँ को हम देकर वापस आ गए। आपको मिल गई ना। अमन्यु कुछ भी नहीं बोलता है और कॉल कट करके अपना मोबाइल वहीं टेबल पर डाल देता है। रोशनी परेशान सी अभिमन्यु को देखकर कहती है, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी माँ जब वापस आएंगी तब आप उन्हें सारी सच्चाई बता दीजिएगा। कोई परेशानी नहीं होगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। देखो मैं पहले से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। अब अपनी बकवास करके मुझे और परेशान मत करो प्लीज। अभिमन्यु चिढ़ते हुए और बिना रोशनी की तरफ देखे हुए कहता है। रोशनी कुछ भी नहीं बोलती है। अभी इंद्राणी जी को आवाज लगाता है, इंद्राणी आंटी, इंद्राणी आंटी। इंद्राणी जी वहां पर आती हैं और कहती हैं, हाँ बाबा कहिए। अब मन्नू रोशनी की तरफ इशारा करके कहता है, इनको रूम में ले जाइए, वहीं पर रेस्ट करेंगी और नाश्ता भी। वो अपना सिर हाँ में हिला देती हैं और रोशनी को कहती हैं, चलिए बहू जी। रोशनी अब मन्नू के चेहरे पर देखते हुए वहां से कमरे में चली जाती है। रितु जी जब अपने घर से निकल रही होती हैं तभी वहां पर अभिमन्यु के बचपन का दोस्त समीर आ जाता है। वह आकर उनके पैर छूता है और कहता है, कैसी हैं आंटी? हो, तो तुम भी अपने दोस्त की वाइफ से मिलने के लिए आए हो? आओ अंदर ही है, मिल लो जाकर। रितु जी काफी नाराजगी से कहती हैं। समीर हैरानी से रितु जी की तरफ देखने लगता है। रितु जी कहती हैं, ओ तो तुम्हारे दोस्त ने ये बात तुम्हें भी नहीं बताई कि उसने शादी कर ली है और अब उसका एक बच्चा भी है? क्या? समीर का मुंह हैरानी से खुला ही रह जाता है। रितु जी गुस्से में कहती हैं, हाँ अंदर है, जाओ जाकर मिलो और पूछो उससे कि कहाँ से उठा कर ले आया ऐसी लड़की को, और उसने ऐसा क्या जादू कर दिया उसके ऊपर कि उसने अपनी माँ को इतनी बड़ी बात बतानी जरूरी नहीं समझी। जाओ समीर पूछो। ये बोलकर वह गुस्से से कार में बैठ जाती हैं। समीर का तो जैसे दिमागी काम नहीं कर रहा होता है। वह कुछ सोचता है और फिर काफी तेज कदमों से घर के अंदर जाता है। अमन्यु अभी भी हैरान सा अपने सिर पर हाथ रखकर बैठा हुआ होता है। समीर जब अमन्यु को हॉल में देखता है तो दरवाजे से ही आवाज लगाता है। अभी। समीर की आवाज से वो अपने सर से हाथ हटाकर उसकी तरफ देखने लगता है और फिर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। समीर तुरंत उसके पास आता है और उसके गले लग जाता है। अपने दोस्त से इतने दिनों बाद मिलने पर अमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। समीर उससे अलग होता है और कहता है, कैसा है तू अभी? अभिमन्यु अपना सिर हाँ में हिला देता है। क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? और अभी बाहर आंटी क्या कह रही थी? तूने शादी कर ली है, तेरा एक बच्चा भी है यार। मैं 1 महीने के लिए बाहर गया था, 1 महीने में तूने ये सब कैसे कर लिया? अरे मतलब मैं भी क्या बोल रहा हूँ। अभी तूने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। तुझे पता है आंटी कितनी ज्यादा हर्ट हुई है। आज तक मैंने कभी भी उनको इस तरह से तकलीफ में बात करते हुए नहीं देखा। तूने ये बहुत बुरा किया, मुझे नहीं बताया, कोई बात नहीं। मैं हूं ही कौन तेरा? बस बचपन का दोस्त ही तो हूँ जो हमेशा तेरे साथ रहा है। हम दोनों ने अपनी सारी परेशानियां एक दूसरे के साथ शेयर की हैं, उसको सॉल्व किया है। छोड़ो ना, मेरी क्या बात है, लेकिन आंटी को क्यों नहीं बताया? समीर ये सब कुछ बोलकर अभी के चेहरे पर देखने लगता है। अब मन्नू उसको घूरते हुए कहता है, तू अगर अपनी बकवास बंद करेगा तो ही मैं तुझे कुछ बताऊंगा ना। समीर कहता है, वैसे इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है, तुमने गलत तो किया है। अभी तेज आवाज में कहता है, यार तुम सबके सब पागल हो क्या? मुझे कोई कुछ बोलने क्यों नहीं देता? हर किसी को सिर्फ अपनी बात बोलनी होती है, कभी मेरी बात भी तो कोई सुन लिया करो। समीर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, रिलैक्स भाई, रिलैक्स हो जा। क्यों इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है? शांत हो जा। अच्छा ठीक है, बता, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। अब मन्नू कहता है, जिसके जो मन में आया है अपनी बात बना लिया, और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कोई शादी नहीं की और वह कोई मेरा बच्चा नहीं है, तो कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। समीर हैरानी से कहता है, मतलब? दरअसल बात यह है कि अपने बर्थडे की ब्रिगिंग नाइट को सभी ने मेरे लिए पार्टी अरेंज की थी और मैं वहीं जा रहा था। बारिश काफी तेज हो रही थी और फिर अमन्यु समीर को रोशनी के पहले दिन से मिलने से लेकर आज तक की सारी बातें बता देता है। यह सुनने के बाद समीर थोड़ा तेज हंसने लगता है। अभी उसको गुस्से से घूर रहा होता है। समीर कहता है, सॉरी, लेकिन फिर वह हंसने लगता है। अभी कहता है, अगर तूने अभी हंसना बंद नहीं किया ना
तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। सॉरी यार, वैसे तेरे साथ तो वही बात हुई, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। ये बोलकर वह वापस से हंसने लगा। अब मन्नू उसको गुस्से से घूर रहा होता है। समीर कहता है, अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। जब तेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है तो आंटी ऑफिस से आए तो सारी बातें बता देना। इतना क्या सोच रहा है। और तू तो परेशान ऐसे हो रहा है जैसे सच में वो तेरी वाइफ हो। मम परेशान हो गई हैं। तुझे पता है, आज पहली बार मैंने मम की आंखों में आंसू देखे हैं। मेरे किसी एक्शन की वजह से अगर मम को हर्ट होता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। दिस टाइम आई फील वेरी गिल्टी। अभी काफी सीरियस होकर कहता है। समीर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, इसमें गिल्टी फील होने जैसा क्या है, जब तेरे और आंटी के बीच बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन लेकिन क्या। अभी उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए कहता है, जैसे उसे पता हो कि समीर क्या कहने वाला है। लेकिन यही कि तेरी ये ओवर थिंकिंग की जो आदत है ना, तुझे इन सारी परेशानियों में उलझा देती है। समझा। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आंटी जब आए तो सारी बातें बता देना। समीर उसको समझाते हुए कहता है। हाँ ठीक है। अभी कुछ सोचते हुए बोलता है, तो भाई थोड़ा मुस्कुरा भी दे। क्यों इतना परेशान है अब। समीर बोलता है। अभी हल्का सा स्माइल कर देता है। वह लोग वहां पर बैठ जाते हैं। एक हाउस हेल्प दोनों के लिए कॉफी लेकर आता है। दोनों कॉफी पीते हुए कुछ बातें करने लगते हैं। समीर कहते हैं, वैसे एक बात बता, आंटी तो तेरे पीछे कितने दिनों से पड़ी हुई हैं शादी करने को लेकर। तो फिर आज अपनी बहू को देखकर इस तरह से क्यों रिएक्ट किया उन्होंने। वे उनकी बहू नहीं है, समझा। और तू जानता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता और मैं कभी करूँगा भी नहीं। और इसका क्या कारण है यह भी तुझे अच्छे से पता है। अभी थोड़ा सीरियस होकर कहता है। समीर कहता है, हाँ मैं तो ये बात जानता हूँ, लेकिन जब आंटी को पता चलेगा कि जिस लड़की को लेकर तू आया है वह उनकी बहू नहीं है, तेरी वाइफ नहीं है, तो फिर वह तुझे शादी के लिए प्रेशराइज करने लगेंगी। तो तू क्या करेगा। अभी हैरानी से समीर की तरफ देखने लगता है। समीर कहता है, हाँ और फिर तू उसकी हेल्प कर रहा है उसके हस्बैंड से बचाने में, इसलिए तू उसे इस घर में लेकर आया है। यह सब जब तू उन्हें बताएगा तो तुझे लगता है कि वह कभी भी उसे इस घर में रहने देंगी। वह कभी भी उसकी हेल्प के लिए तैयार नहीं होंगी। और तूने जो उसे भरोसा दिलाया है उसका क्या। अमन्यु को सोचकर परेशान होने लगता है। क्या सोच रहा है। समीर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है। अमन्यु कहता है, तूने जो कहा उसी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या करूँ। अब तक तो मैं यही सोच रहा था कि मैं मॉम को कैसे इन सब बातों के लिए कन्विंस करूँगा, लेकिन मॉम ने तो पहले ही कुछ अलग समझ लिया, इसलिए मैंने कुछ खास उनसे नहीं कहा। लेकिन अब अगर सच्चाई बताऊंगा तो फिर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। समीर कहता है, वैसे मेरी एक बात मानेगा तो मैं एक अच्छा सजेशन दूं। हाँ बोलना। अभी थोड़ी सी उम्मीद के साथ उसकी तरफ देखने लगता है। समीर कहता है, आंटी जो समझ रही है उन्हें वही समझने दे और जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। समीर काफी बेफिक्री से कहता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या। मैं कैसे ऐसे चलने दे सकता हूँ। अभी थोड़ा नाराज हो जाता है। समीर कहता है, कुछ दिनों के लिए ना, तब तक उनकी हेल्प हो जाएगी और तुझे जो आंटी शादी के लिए प्रेशराइज करती हैं वह भी नहीं करेंगी और कुछ दिनों में फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। चल तू अपना छोड़। उनकी हेल्प के लिए तो तू झूठ बोल सकता है ना आंटी से। अब रोशनी के लिए इतना किया है तो कुछ दिनों के लिए और झूठ बोल दे। और वैसे भी तूने तो कुछ बोला नहीं है, बस तुझे सच नहीं बताना है ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अमन्यु उसके चेहरे पर देखने लगता है और वह अपना सर हाँ में हिला देता है। अभी कुछ सोच में पड़ जाता है। अमन्यु के घर पर आने के बाद जिस तरह से रितु जी अमन्यु के साथ बातें करती हैं और उन्हें इन सब से बुरा लगता है, इससे रोशनी काफी बुरा फील कर रही होती है। वह सोफे पर बैठी हुई अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, मेरी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, कितनी गलतफहमी हो गई उन लोगों के बीच में। और अब मन्नू, वह भी तो कितने परेशान होंगे। उनकी माँ को भी कितना बुरा लगा ना। एक गलतफहमी सब कुछ बर्बाद करके रख देती है। लेकिन उनकी माँ भी तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। उन्होंने भी तो कुछ पेपर्स देखे और बस नाराज हो गई। लेकिन उनकी भी क्या गलती है उसमें। किसी भी माँ के लिए परेशानी की बात तो होगी ही ना। और वह पेपर उनको मिले और हम लोग इस तरह से आ गए तो उनके लिए सोचना गलत भी तो नहीं है। अब बस जल्दी से जल्दी वह यहाँ आ जाए और अब मन्नू उन्हें सारी बात बता दे। पता नहीं वह कितनी दुखी होंगी।
और अब मन्नू भी तो कितने दुखी हैं। मेरी मदद की उन्होंने और इस वक्त वह खुद परेशान है। समीर अब मन्नू को ये आइडिया देता है कि रोशनी को इस घर में रखने का और उसकी मदद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वह अपनी मम को यही बताए कि वह उसकी वाइफ है, और इससे उसकी खुद की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसकी मम हमेशा उसे शादी के लिए प्रेशर बनाती हैं और अब मन्नू शादी करना नहीं चाहता है। अब मन्नू कहता है, लेकिन ये आइडिया काम करेगा क्या? और एक बात बताओ, वह जब चली जाएगी तो फिर तो मम मुझे शादी के लिए कहेंगी ही। मैं बस इस प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन चाहता हूँ। समीर कहता है, तो उसी का तो प्रॉपर सॉल्यूशन मैं तुझे बता रहा हूँ। देख, तू अभी आंटी को यह बताना कि वह तेरी वाइफ है। ठीक है, जैसा वह समझ ही रही है। उसके बाद आंटी को दिखाने के लिए तुम दोनों थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करना, ऐसा दिखाने के लिए कि यू आर नॉट ए गुड हस्बैंड। तो आंटी को लगेगा कि हाँ, तुम अच्छे हस्बैंड तो नहीं हो सकते, तुम खुलकर जीना चाहते हो किसी के साथ, तुम किसी रिलेशन में नहीं रह सकते। तो आंटी को यह फील होगा ही। उसके बाद तुम्हारी भावनाओं को समझेंगी। वैसे भी जो बातें बोलकर नहीं समझाई जाती हैं, वह दिखाकर ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। समझा? अभिमन्यु यह सब कुछ सुनता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके सर से कुछ बोझ उतर गया। वह काफी रिलैक्स सा फील कर रहा होता है। समीर उसके चेहरे को देखकर कहता है, लगता है तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्यों? वह समीर की तरफ देखता है और कहता है, तू जब भी मेरी लाइफ में आ जाता है ना, तो मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। मुझे पता है, अगर तू अभी मेरे साथ होता ना कुछ दिन, तो मैं उतना भी परेशान नहीं होता। वैसे तुमने तो कहा था कि सिर्फ 15 दिन के लिए बिजनेस टूर पर जा रहा हूँ, और 1 महीने के बाद आया है। हाँ, तो डैड ने 10 दिन का ही कहा था, और वहां पर मुझे उलझा दिया, तो मैं क्या करता। वैसे आज पार्टी के लिए चलेगा? समीर अपनी आईब्रोज को ऊपर करते हुए कहता है। अब मन्नू खुश होकर हाँ कहता है, लेकिन फिर अगले ही पल में अपना चेहरा उदास कर लेता है। समीर कहता है, क्या हो गया? अभी तो खुश होकर हाँ कर रहा था, और अभी उदास चेहरा क्यों कर लिया? अब मन्नू कहता है, नहीं, कुछ दिन ये सब कुछ पोस्टपोन रखते हैं, फिर चलेंगे ना। वैसे भी मेरा मन नहीं होता उन सारे पार्टी में जाने का, क्योंकि अब जैसी पार्टी होती है उन सब में ना तो तुझे कोई इंटरेस्ट है और ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। समीर कहता है, हाँ, तो तू आज भी स्कूल कॉलेज की तरह ही पार्टी चाहता है, जहाँ सारे दोस्त इकट्ठे हों, बातें करें, हंसी मजाक हो, थोड़ा बहुत मस्ती हो। लेकिन अब हमारे दोस्त हमारी तरह बच्चे नहीं रह गए हैं, वह अब बहुत बड़े हो गए हैं, और वह लोग अपनी पार्टी वैसे ही करते हैं। अभिमन्यु कहता है, तो तुझे कुछ पता है कि मैं ये सब नहीं पसंद करता, और तू भी तो नहीं पसंद करता। समीर कहते हैं, हाँ, ये तो है। चल कोई नहीं, हम लोग साथ में आज डिनर कर लेंगे, और क्या। अब मन्नू कहता है, हाँ, ये तो ठीक है। ठीक है, तो मैं अब निकलता हूँ। तुझे पता है, एयरपोर्ट से सीधा तेरे घर आया हूँ। घर जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर डिनर के लिए मिलते हैं। समीर अब मन्नू की तरफ देखकर कहता है, लेकिन अब मन्नू कहीं और खोया हुआ होता है। वह उसके कान के पास जाकर तेज आवाज में कहता है, अभी सुन रहा है तू? अभिमन्यु अपने कान पर हाथ रख लेता है और अपनी आंखों को बंद करके फिर उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, समीर, मुझे तो कह रहा था कि मैं आज भी स्कूल के बच्चे की तरह सोचता हूँ, और जो तेरी हरकत है वह तो पिले के बच्चों जैसी है। समीर हंसते हुए कहते हैं, हाँ, तो तू किसी और की धुन में खोया था, तो मैं क्या करता। वैसे क्या सोच रहा है? अब सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई? नहीं हुई है प्रॉब्लम सॉल्व। हम लोगों ने सोच लिया है, जरूरी तो नहीं वैसा कुछ भी होगा, और मैंने तो ये बात मान ली कि मैं मम को कुछ नहीं बताऊंगा और उनको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वह जो मैडम है, उनका क्या करूं? वे मेरी मदद करेंगी, और मेरी क्या? मैं उसके लिए कर रहा हूँ ये सब, ताकि मम उसको इस घर में रहने दें। अब मन्नू थोड़ा परेशान होकर कहता है, तो चल, जैसे तुझे कन्विंस किया वैसे उन्हें भी कर दूंगा। इट्स नॉट ए बिग डील फॉर मी, एंड यू नो मी वेरी वेल। समीर अपने कंधे को थोड़ा ऊपर उठाकर हाथों को फैलाते हुए बेफिक्र होकर कहता है, वह इतनी नॉर्मल भी नहीं है। वैसे तो अपने पति के नाम से कांपने लगती है। इतनी हालत बुरी हो जाती है ना उसकी, कि उसे देखकर सामने वाला भी डर जाता है। लेकिन बाकी लोगों के साथ ऐसे झांसी की रानी बनती है जैसे हम लोगों ने ही उसे हर्ट किया हो। वैसे सुनना, थोड़ा नॉर्मल होकर बात करना। काफी परेशान हुई है अपनी लाइफ में वह, और इस वक्त भी जो उसकी लाइफ में हो रहा है वह सब ठीक नहीं हो रहा है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अभी थोड़ा सीरियस होकर कहता है, उसकी बुराई से तूने शुरू की अपने सेंटेंस को, और उसकी तारीफ पर लाकर खत्म किया, और फिर मुझे वार्निंग भी दे रहा है। कुछ एक ही बात बता दे भाई,
इतना कंफ्यूज मत कर मुझे। समीर अभिमन्यु के चेहरे पर उभरी परेशानी को देखते हुए कहता है। नहीं, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि नॉर्मल ही बात करेंगे। अभी कहता है, हाँ ठीक है, चलते हैं, बात कर लेते हैं। वैसे है कहाँ वह? समीर कहता है। अभिमन्यु इधर उधर देखते हुए कहता है, पता नहीं, इंद्राणी आंटी से तो कहा था कि उसे रूम में ले जाने के लिए। कौन से रूम में ले गई पता नहीं। समीर कहता है, मुझे पता है किस रूम में ले गई होंगी। अभिमन्यु हैरानी से उसके चेहरे पर देखने लगता है। समीर कहता है, तू चल, मैं समझा देता हूँ तुझे। इतनी जल्दी बातें समझ में आती नहीं है, क्योंकि तेरी ओवर थिंकिंग कम होती नहीं है। कितनी बार समझाया है, लेकिन छोड़, चल। अभिमन्यु हैरानी से समीर के पीछे जा रहा होता है। जब अभिमन्यु के रूम के बाहर आता है तो अभी रुकता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, तू मेरे कमरे में क्यों आया है? समीर कहता है, क्योंकि वह यही है। अभी हैरानी से कहता है, और तुझे कैसे पता? समीर कहता है, वह इस घर के लिए कौन है? तेरी वाइफ। तो आंटी तेरे रूम में लेकर आई होंगी ना? अभी अपना सिर हाँ में हिला देता है। समीर कमरे के अंदर जाता है। रोशनी को लगता है कि शायद अभिमन्यु आया हो, तो वह अपनी जगह से खड़ी होकर दरवाजे की तरफ देखती है और कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब समीर को देखती है तो चुप हो जाती है और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। समीर हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी कैसी हैं आप? मैं समीर, अभिमन्यु का दोस्त। रोशनी अभी भी परेशान सी उसकी तरफ देख रही होती है। समीर कहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। वह भी आ ही रहा है, लीजिए आ ही गया। रोशनी अभिमन्यु के चेहरे पर देखने लगती है। अभिमन्यु समीर की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, ये इसके नाटक तो ख़त्म ही नहीं होते। सब कुछ बता दिया फिर भी ड्रामा कर रहा है। देखिए, कुछ गलत फहमी हो गई है, मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ। ये बस मेरी मदद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। रोशनी समीर को अपनी बातें समझाते हुए बोलती है। समीर कहता है, एग्जैक्टली, आपको यही बात तो किसी को नहीं बतानी है। रोशनी हैरानी से समीर की तरफ देखती है और फिर वह अभिमन्यु के चेहरे पर देखने लगती है, जो कि पहले से ही समीर की तरफ देख रहा होता है। रोशनी कहती है, मैं कुछ नहीं समझी। देखिए, ज़्यादा कुछ समझने की बात तो है नहीं। बात बस इतनी सी है कि आप इस घर में आई हैं और आपको अभी की पत्नी समझा जा रहा है। तो बस आपको ये बात किसी को नहीं बतानी है, ताकि आप यहाँ पर आराम से रह सकें, जब तक आपके एडवोकेट के बारे में पता नहीं चल जाता। समीर बिल्कुल बेफिक्री से यह बात बोल देता है कि आप क्या कह रहे हैं? मैं किसी तरह का कोई भी झूठ नहीं बोलूँगी, और मैंने आपके दोस्त को पहले ही कहा था कि वह मेरी मदद ना करें। मैं अपने लिए खुद को ही उपाय कर लूँगी, लेकिन ये ज़बरदस्ती मुझे यहाँ ले आए हैं और अब आप मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। जब तक कोई गलतफहमी थी तब तक ठीक था, लेकिन मैं इस तरह का कोई झूठ नहीं बोलूँगी और मैं अब यहाँ रुकूंगी भी नहीं। मैं यहाँ से जा रही हूँ। रोशनी गुस्से से अभिमन्यु की तरफ देखकर बोलती है। समीर कहता है, अरे आप पूरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? दरअसल बात यह है कि आपके एडवोकेट के बारे में पता चल गया है, लेकिन क्या है कि वह कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। तो जब तक वह नहीं आ जाते तब तक आप यहाँ पर रहिए, और इसके लिए छोटा सा झूठ बोलना है, और झूठ भी नहीं बोलना है। सभी लोग तो यह समझ ही रहे हैं ना, तो बस आपको ये समझने देना है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? रोशनी थोड़ी नाराजगी से कहती है। देखिए, मुझे आप लोगों की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर मेरे एडवोकेट यहाँ पर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कोई और जगह देख लूँगी, और जितना भी आपके दोस्त ने कर दिया मेरे लिए, इतना काफ़ी है। मैं अब इनको और परेशानी में नहीं डालूंगी। वैसे मैं यही वेट कर रही थी कि मैं इनसे बात करके और यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि मैं किसी की लाइफ में प्रॉब्लम का कारण नहीं बनना चाहती। यह बोलकर रोशनी बिस्तर पर लेटे अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी समीर कहता है, आप किसी की मदद नहीं लेना चाहती, लेकिन अगर कभी किसी के एहसान को चुकाने का मौका मिलेगा तो आप करेंगे ना? रोशनी हैरानी से समीर की तरफ देखने लगती है। तो समीर कहता है, हाँ, उसने इतने दिन आपकी मदद की है और अभी भी करना चाहता है, लेकिन आप इसकी मदद नहीं चाहती। लेकिन इसको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो क्या आप मदद करेंगी? अभिमन्यु हैरानी से समीर की तरफ देखने लगता है, और रोशनी एक बार अभिमन्यु के चेहरे पर देखती है और फिर समीर के चेहरे पर। समीर कहता है, बोलिए, क्या आप करेंगी उसकी मदद? रोशनी धीरे से कहती है, कैसी मदद? समीर कहता है, आप अगर इस घर में इसकी वाइफ बनकर रहेंगी कुछ दिनों के लिए और दिखाएंगी कि एक अच्छा हस्बैंड नहीं है, तो इसकी मॉम जो इस पर शादी के लिए प्रेशर डाल रही हैं वो वैसा नहीं करेंगी।
और फिर आप यहाँ से चली जाइएगा। रोशनी अब मन्नू के चेहरे पर देखने लगती है और गुस्से से कहती है, मुझे तो लगा था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप भी बाकी लोगों की तरह ही हैं। अपने मतलब के लिए किसी का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपने देखा कि मैं मजबूर हूँ तो मुझे मेरे बच्चे का वास्ता दिया, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया और अपने घर पर ले आए, और अब मुझसे मदद की उम्मीद कर रहे हैं। कितने घटिया हो तुम। मुझे बिल्कुल भी इस बात का भरोसा नहीं था। मुझे भरोसा दिलाया कि मैं तुम पर भरोसा कर सकूं, और तुमने भी मेरे साथ वही किया जो बाकी लोगों ने किया था। इसलिए मेरी जिंदगी की सच्चाई जानना चाह रहे थे ना, ताकि देख सको, जान सको कि मैं कितनी मजबूर हूँ, और फिर मेरी मजबूरी का फायदा उठा सको। इसलिए लेकर आए हो। और ये सारा ड्रामा भी तुमने इसीलिए किया ना, जानबूझकर पेपर घर पर भिजवा दिए ताकि तुम्हारी माँ यह समझ सकें, और फिर अपने दोस्त को बुलाकर उससे कहलवाया। और जब मैं तैयार नहीं हुई पहली बार, तो झूठ बुला दिया कि मेरे एडवोकेट यहाँ पर नहीं है, और सब कुछ अपने दोस्त से करवाए ताकि मुझे तुम्हारी असलियत ना नजर आए। छी, तुम इतने घटिया हो, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा। मुझे तो लगता था कि दुनिया में सिर्फ मतलबी लोग ही नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना मतलब के लिए लोगों की मदद करते हैं। लेकिन मैं गलत थी। तुमने मेरी बहुत मदद कर दी, और वह मैं हमेशा याद रखूंगी। और माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं चुका सकती हूँ। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी, और एक चीज़ के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अभी भी करना चाहती हूँ, कि तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया। अब मैं किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करूंगी जो मुझे अपना बनाकर धोखा देने की कोशिश करेगा। यह बोलकर वह गुस्से में वहां से चली जाती है। अब मन्नू के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं होता। वह चुपचाप से बस रोशनी की सारी बातें सुन लेता है। उसके जाने के बाद समीर अब मन्नू के चेहरे पर देखने लगता है और कहता है, अरे अभी मैं तो तेरी मदद करना चाह रहा था, और उसने भी गलत समझ लिया। हमारा कोई ऐसा इंटेंस तो नहीं है। वह इस तरह से कैसे समझ सकती है। तू रुक, मैं भी समझाता हूँ कि वो जो भी समझ रही है वह बिल्कुल गलत समझ रही है। उसने तुझे कितना कुछ बोल दिया ना। समीर कुछ कदम आगे बढ़ता है तो अभिमन्यु उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी है, और अगर उसे लग रहा है कि मैं गलत हूँ और उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो उसे जाने दे। वैसे भी वह मुझ पर भरोसा करना नहीं चाहती थी। मुझे उसके बच्चे के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए मैं उसे लेकर यहाँ आया था। लेकिन शायद अब उसका यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। उसने जो भी कहा वह ठीक तो कहा। मैंने भी तो वही करने की कोशिश की ना, जो बाकी लोगों ने उसके साथ किया है, उसका इस्तेमाल। सही कहा उसने जो भी कहा। यह बोलकर वह भी कमरे से चला जाता है। समीर अपने सिर पर हाथ रखकर कहता है, मैं तो अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह सब कुछ और बिगड़ गया, और अभी और गिल्ट में रहेगा। और ये रोशनी भी अजब ही है। इतनी छोटी सी बात के लिए सीधे सीधे मना भी तो कर सकती थी। अभिमन्यु को कितना सब कुछ सुना दिया। उसे क्या पता कि अभी किस तरह का इंसान है। अब इस बात को लेकर वह कितना तकलीफ में रहेगा। सब मेरी गलती है। मुझे यह स्टूपिड सा आइडिया शेयर नहीं करना चाहिए था। रोशनी को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह अपने बच्चे को गोद में लिए हुए बस सड़क पर चली जा रही होती है और कहती है, कोई इंसान इतना कैसे नीच हो सकता है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने उस पर भरोसा करके। बहुत बड़ी। इतना सब कुछ प्लान करके वह मुझे लेकर आया था इस घर में, और मैं पागल, कुछ समझ ही नहीं पाई। वैसे बेवकूफ़ तो मैं ही हूँ। तभी तो हमेशा अलग अलग लोगों के गलत इरादों का शिकार हो जाती हूँ, और कुछ समझ ही नहीं पाती। अगर समझ जाती तो शायद आज मेरी ये हालत ही नहीं होती। लेकिन अब नहीं। अब मैं किसी के भी आगे नहीं झुकूंगी, और किसी पर भी कभी भरोसा नहीं करूंगी। रोशनी के इस तरह से वहां से जाने के बाद अब मन्नू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, और सबसे ज़्यादा उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा होता है कि उसने एक बार के लिए भी ऐसा सोच कैसे लिया कि वह रोशनी से इस तरह से कोई मदद मांग सकता है। वह अपने फायदे के लिए कैसे रोशनी से इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए कह सकता है। जितना उसने अपनी लाइफ के बारे में बताया है, उसने हमेशा ही लोगों के द्वारा खुद को इस्तेमाल होता पाया है। और ये सब कुछ जानने के बाद भी उसने इस बारे में कैसे सोच लिया और उसे इतनी तकलीफ दे दी। उसे कोई हक नहीं बनता था उसे इस तरह से तकलीफ देने का। उसने उसकी मदद की, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि उसे अधिकार है कि वह उसे थोड़ा सा भी तकलीफ दे। और वह उसकी गलती की वजह से ही वह अपने बच्चे को लेकर दर दर भटक रही होगी। उसके बच्चे को तकलीफ हो रही होगी,
सब कुछ का जिम्मेदार वह है। वह कैसे ये सब कुछ कर सकता है? वह इतना कैसे नीचे गिर सकता है? किसी की भावनाओं के साथ वो कैसे खेल सकता है? वह अपने टेरेस पर होता है। रात हो गई होती है। आसमान में तारे टिमटिमा रहे होते हैं। टेरेस पर लगी लाइट से वो जगमग होता है। अभिमन्यु स्लीवलेस टी शर्ट और लोअर में लगातार यही सारी बातें सोचते हुए पुशअप्स मार रहा होता है। वह पसीने से पूरी तरह से भीग चुका होता है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो गुस्सा उसके खुद के लिए ही होता है और वह लगातार पुशअप्स कर रहा होता है। उसकी हथेलियों से खून भी निकलने लगता है। वह गहरी सांस भी ले रहा होता है, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा होता है। तभी हथेलियों से पसीने और खून की वजह से उसका हाथ फिसल जाता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। वह सीधा होता है और अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए वहीं फर्श पर लेट जाता है। गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहता है, बहुत गलत किया मैंने। मुझे कोई हक नहीं था उसे इस तरह से तकलीफ देने का। कोई हक नहीं था। वह आसमान में तारों की तरफ देखकर रोशनी के बारे में ही सोच रहा था। रोशनी अपने बच्चे को लेकर गुस्से में अभिमन्यु के घर से निकल तो जाती है और उस वक्त उसे किसी तरह की कोई परेशानी भी नजर नहीं आ रही होती है। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है, वैसे उसकी परेशानियां बढ़ रही होती हैं। कभी उसका बच्चा भूख से रो रहा होता है, तो कभी ठंड की वजह से रोशनी खुद कांप रही होती है। वह अपने बच्चे को अपने हाथ में पकड़े हुए किसी सुरक्षित जगह को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कोई भी जगह ठीक नहीं लग रही होती है। धीरे धीरे रात गहरी होने लगती है और उसके साथ ठंड भी बढ़ जाती है। उसे अपनी फिक्र नहीं होती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो फुटपाथ पर बैठ जाती है और अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर उसे अपने दुपट्टे से ढक देती है। वहाँ फुटपाथ पर रह रही एक औरत उसके पास आती है और कहती है, कौन हो तुम बहन? और इस तरह से इतनी रात को इतने छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ घूम रही हो? क्या हुआ? कहीं रास्ता भूल गई हो क्या? रोशनी की आंखों में आंसू होते हैं। वह तुरंत अपने आंसुओं को पोंछती है और कहती है, हाँ, रास्ता ही तो भूल गई हूँ। पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ जाऊँ। वह औरत कहती है, कोई बात नहीं है, घबराओ मत। हम सब लोग यहाँ पर हैं। तुम्हें अगर किसी को बुलाना है तो बुला लो। यहाँ पर पास में ही एक दुकान है, वह बात करवा देंगे। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है क्या? रोशनी अपना सरनामे हिला देती है। वह कहती है, तो चलो आओ मेरे साथ, मैं बता देती हूँ। उस जगह पर तुम बात कर लेना। रोशनी कहती है, नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करना है। मैं थोड़ी देर यहाँ आप लोगों के साथ बैठ सकती हूँ ना? वह औरत कहती है, हाँ बिल्कुल, ये हम लोगों का घर तो है नहीं जो मैं मना करूंगी। हम तो खुद ऐसे ही अपना जीवन जीते हैं। बैठो, कोई बात नहीं है। रोशनी हल्का सा मुस्कुरा देती है। उस औरत के साथ उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, जिनकी उम्र 3-4 साल के आसपास होती है। वह बच्चों को वहीं पर रोटियां बनाकर दे रही होती है और वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से उन्हें खा रहे होते हैं। तभी उसकी बच्ची रोशनी की तरफ देखती है और अपने हाथ का एक निवाला दूर से ही उसकी तरफ बढ़ाती है, तो रोशनी अपना सर नामे हिला देती है। वह बच्ची उठकर रोशनी के पास जाती है और अपनी तोतली सी आवाज में कहती है, अरे मैं तुम्हारे लिए नहीं दे रही हूँ, इसे तो खिलाओ ना। इसे भी तो भूख लगी हुई होगी। लो, इसे खिला दो। ये बोलकर वह रोटी का एक टुकड़ा रोशनी के हाथ में दे देती है और वहां से जाकर वापस से अपनी जगह पर बैठ जाती है। उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती है, यह खुद बहुत छोटी है, लेकिन इसे बच्चों से बहुत लगा हुआ है। अब इसे क्या पता कि वह इतना छोटा सा बच्चा कुछ भी नहीं खाएगा। वैसे तुम भी काफी थकी हुई लग रही हो, पानी पियोगी? रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। वह अपने एक गिलास को उठाती है, जो कि काफी गंदा होता है। वह अपनी साड़ी के पल्लू से उसे पोंछकर अपनी मटकी से पानी निकालती है और रोशनी को देते हुए कहती है, वैसे तुम लोग तो वो क्या कहते हैं? वो अपने सिर को ठोकते हुए याद करने की कोशिश करती है और फिर कहती है, फिल्टर। हाँ, वह मशीन वाला पानी पीते हो ना? लेकिन हमारे पास तो यही है, पी लो। रोशनी मुस्कुराते हुए गिलास ले लेती है और उस पानी को पीकर उसे ऐसा लगता है जैसे वो कितने दिनों से प्यासी हो गई। वह औरत जब उसके चेहरे का ये सुकून देखती है तो कहती है, और चाहिए क्या? रोशनी अपना सर नामे हिला देती है। वह अपने दोनों बच्चों को खिला देती है और फिर वहीं पर एक चादर बिछा देती है। दोनों बच्चे उसकी गोद में सिर रखकर वहां सो जाते हैं। वह अपने दोनों हाथों से दोनों का सिर को सहलाने लगती है। रोशनी कहती है, आपने कुछ नहीं खाया? वो औरत कहती है, आज कोई काम नहीं मिला,
तो कल का बचा हुआ ही थोड़ा सा खाना था, तो वही दोनों को खिला दिया। मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। वैसे भी मेरे लिए मेरे बच्चे पहले जरूरी हैं। उनके लिए मैं किसी तरह की तकलीफ भी उठाने के लिए तैयार हूँ। जैसे तुम भी ऐसी रात को अपने बच्चे के लिए ही तो ऐसी तकलीफ उठा रही हो। क्यों? रोशनी बस हैरानी से उसकी तरफ देखकर वो सोचने लगती है। अभिमन्यु अभी भी अपने टेरेस पर वैसे ही सीधा लेटा हुआ होता है और गहरी सोच में डूबा होता है। उसे पता ही नहीं चलता कि कितनी रात हो गई है। तभी टेरेस का दरवाजा कोई नॉक करता है, जिसको अभिमन्यु बंद करके वहां बैठा होता है। अभिमन्यु नॉर्मल आवाज में कहता है, कौन है? मैं हूँ अभी बाबा, इंद्राणी जी कहती हैं। अभी कुछ भी नहीं बोलता तो वो आगे कहती है, बाबा काफी रात हो गई है, आपने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। खाना ठंडा हो रहा है, मैं लगा दूं आपका खाना? अभिमन्यु उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या समय हो गया है? इंद्राणी जी कहती हैं, रात के 12 बजने वाले हैं। मम अभी तक नहीं आई हैं क्या? अभी परेशान होकर पूछता है। इंद्राणी जी कहती हैं, नहीं मैडम तो अभी तक नहीं आई। मुझे लगा शायद आप उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। अभी कहता है, मैं आ रहा हूँ, आप चलिए। इंद्राणी जी कहती हैं, ठीक है। वह वहां से चली जाती है। अब मन्नू उठकर खड़ा हो जाता है और अपने आप से कहता है, मम अभी तक घर क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझसे अभी तक नाराज है, इसलिए घर पर नहीं आई हैं? वैसे मैंने भी तो कुछ भी क्लियर नहीं किया, उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। मुझे एक बार कम से कम कॉल तो करना चाहिए था उन्हें। मैं अभी जाकर उन्हें कॉल करता हूँ। अब मन्नू काफी तेज कदमों से नीचे आ जाता है और अपने कमरे में आकर अपनी मम को कॉल करता है। पहले जब एक बार कॉल करता है तो वह उसका कॉल रिसीव नहीं करती। अब मन्नू और परेशान हो जाता है। वह अपनी मम को मैसेज कर रहा होता है, तभी उसकी मम कॉल कर देती है। मम आप ठीक तो है ना? आप अभी तक घर क्यों नहीं आई हैं? मम क्या हुआ बताइए ना। आप मुझसे नाराज है ना मम? अब मन्नू परेशान होकर एक बार में इतनी सारी बातें बोल देता है। अभी अभी रिलैक्स, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, रितु जी थोड़ी तेज आवाज में कहती हैं। ये सुनकर अब मन्नू शांत हो जाता है। क्या हुआ? अब आराम से बोलो। ठीक है, परेशान मत हो, रितु जी वापस से कहती हैं। मम आप अभी तक घर क्यों नहीं आई? कितनी देर हो गई है, आप सच में ठीक तो है ना? अब मन्नू अभी भी परेशान सा अपनी माँ से पूछता है। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली आज फॉरेन से क्लाइंट आए हैं, तो इसलिए उनके वेलकम के लिए मैं रुक गई। और कल अर्ली मॉर्निंग ही मीटिंग है, तो आज मैं यहीं होटल में ही रहूंगी। तो परेशान मत हो, ओके? रितु जी अपनी नॉर्मल आवाज में कहती है। अब मन्नू ये सुनता है तो उसे थोड़ा ठीक लगता है। वह कहता है, ओके मम, टेक केयर। रितु जी कहती हैं, वैसे अच्छा लगा मुझे कि तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है। किसी के आने से वह खत्म नहीं हुआ है। रितु जी ताना मारते हुए कहती है। अब मन्नू सारी बातें समझ रहा होता है। वह कहता है, मम आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। ओके, डिनर कर लो और आराम से सो जाओ। मैं जानती हूँ अभी तक तुमने डिनर भी नहीं किया होगा। रितु जी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए या ये कहें कि अनसुना करते हुए कहती हैं, मम मुझे आपसे बात करनी है। अभी लगभग मिन्नत करते हुए कहता है। रितु जी कहती हैं, गुड नाइट अभी। अभी कुछ बोलता उससे पहले ही कॉल कट हो जाता है। वह बात अच्छे से समझ रहा होता है कि उसकी मम बहुत ही ज़्यादा दुखी है और उससे नाराज है, इसलिए उन्होंने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। वह अपने फ़ोन को वहाँ बिस्तर पर फेंक देता है। तभी इंद्राणी जी वहाँ पर वापस आती हैं और कहती हैं, बाबा आपका खाना लगा दूँ? बहुत देर हो गई है। नहीं आंटी, मेरा मन नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और मम भी नहीं आएंगी आज, वह भी होटल में रुकेंगी। तो आप परेशान मत होइए और जाकर सो जाइए। अभिमन्यु बिना उनकी तरफ देखे हुए कहता है। इंद्राणी जी जिन्होंने अभिमन्यु को बचपन से पाला होता है, वह उसकी परेशानी को समझ रही होती हैं। वह बस पूरी तरह से उसका कारण नहीं जानती हैं, क्योंकि रोशनी भी घर से चली गई होती है और आज रितु जी भी घर पर नहीं आई होती हैं। न्यू परेशान इन्हीं सबको लेकर है, यह वह जानती हैं, लेकिन पूरी बातें उन्हें पता नहीं होती हैं, इसलिए वह कुछ भी कहना ठीक नहीं समझती हैं और चुपचाप से वहां से चली जाती है। रोशनी फुटपाथ पर उन लोगों के साथ ही बैठी हुई है। वह वहां दीवार के पीछे अपना सिर टिकाकर आंखें बंद किए होती है। उसकी गोद में उसका बच्चा होता है। तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं। वहां पर स्ट्रीट लाइट से पूरा उजाला होता है। रोशनी अपने बच्चे के चेहरे पर जब हाथ रखती है तो उसे काफी गर्म महसूस होता है। अनायास ही उसकी धड़कन पर उसका हाथ चला जाता है, तो वह बहुत ही धीमा होता है।
रोशनी घबरा जाती है। वह अपने बच्चे के गाल पर हाथ रखकर उसे हिलाती है, लेकिन वह आंखें नहीं खोल रहा होता है। वह रोते हुए कहती है, आंखें खोलो प्लीज, देखो मम्मा को ऐसे मत परेशान करो, प्लीज आंखें खोलो। उसकी आवाज से वहां सोई हुई वह औरत भी जाग जाती है और कहती है, क्या हो गया? रोशनी रोते हुए कहती है, देखिए क्या हो गया, ये अपनी आंखें नहीं खोल रहा है, इसका शरीर भी बहुत ज्यादा गर्म है और इसकी धड़कन भी बहुत धीमी हो गई है। मैं क्या करूं अब? औरत उसकी तरफ देखती है तो कहती है, इसका शरीर भी नीला पड़ रहा है, लगता है ठंड की वजह से ऐसा हो गया है। तुम्हें इसे तुरंत ही अस्पताल लेकर जाना होगा, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। यह सुनते ही रोशनी की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। वह रोते हुए कहती है, नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं उसकी माँ, जब तक है तब तक उसे कुछ भी नहीं होगा। वह औरत उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, हिम्मत रखो और उसे लेकर जाओ, यहीं पास में एक क्लिनिक है बच्चों के डॉक्टर का, वह तुम्हारे बच्चे को ठीक कर देंगे। जब मेरे बच्चे को भी कुछ होता है ना, तो वह देख लेते हैं। तुम उनके पास जाओ, जल्दी जाओ। रोशनी अपने बच्चे को गोद में लिए हुए लगभग भागते हुए उस क्लिनिक के अंदर जाती है। वहां पर एक दो स्टाफ ही होते हैं। वह कहती है, प्लीज देखिए ना मेरे बच्चे को, क्या हो गया है? वहां की नर्स बच्चे को गोद में ले लेती है और उसकी हालत को देखकर दूसरी नर्स को कहती है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। वह उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाकर शिफ्ट कर देती हैं। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। एक डॉक्टर आकर रोशनी को गुस्सा करते हुए कहते हैं, कहाँ रखा था तुमने बच्चे को? उसकी हालत इस तरह से कैसे हो गई? ठंड की वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई है ना? कैसी माँ हो तुम? अपने बच्चे का तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। रोशनी अपने घुटने पर बैठ जाती है और हाथ जोड़ते हुए कहती है, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसे कुछ हो जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। डॉक्टर कहते हैं, हाँ, पहले लापरवाही करना, उसके बाद डॉक्टर के सामने मिन्नतें करना। हम तो अपनी कोशिश करते हैं, बाकी ईश्वर से प्रार्थना करो कि तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाए। ये बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक नर्स उसके पास आती है और उसके हाथ में एक पेपर देते हुए कहती है, पैसे जमा करवा दो और ये दवाइयाँ लेकर आओ, जाओ। रोशनी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है तो नर्स कहती है, ऐसे क्या देख रही हो, जल्दी करो, ट्रीटमेंट में इन दवाइयों की जरूरत है, जाओ जल्दी, समय मत गवाओ, तुम्हारे बच्चे की जिंदगी के लिए एक एक पल कीमती है इस वक्त। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।